का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोचिंग लाइफ में, जैसे कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। जो भी एक वीक में जो भी आपका आप चला है, जो भी ऊपर नीचे चीज़ें हुई है, इसको ठीक कर सकते हो आप, है ना। तो हर संडे को अच्छे से यूटिलाइज किया करो बेटा। आप लोगों की भी आदत हो गई यार डेली 7-7 8-8 घंटे लैपटॉप पर, टैबलेट पर, स्क्रीन पर बैठने की। तो आंखों पे सबके चश्मे चढ़ गए होंगे। ऑफलाइन बेटा देखो, जल्दी ही कुछ अच्छी खबर आए, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो फिर भी मेरे को देख पा रहे हो, मैं तो क्या अंधेरे में तीर मार रहा हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं है कि कौन कैसा कहाँ बैठा है, कौन कैसा दिखता है। ये राजशेखर आखिर दिखता कैसा है? हाँ, राजशेखर का सिर्फ नाम ही चल रहा है अभी तक। तो इवन वी वांट कि जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब जो है थर्ड वेव ना आए। ऑलराइट बच्चों, तो हम जरा पिछली क्लास को फटाफट से रिकैप मार लेते हैं। लास्ट क्लास देखो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप कंफर्म करिए कि आपको ये ब्लैंक स्लाइड नजर आ रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी की? हाँ, म्यूट कर दी मैंने चैट। ठीक है बच्चों, तो जरा लास्ट क्लास को रिकैप लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या बातें करी जरा देख लेते हैं, और ये चल जाए चल गया। ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों रो के ऊपर बात करके, रेजिस्टिविटी के ऊपर, और साथ साथ में हमने रेजिस्टेंस के ऊपर भी बात करी। ठीक है, और फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्या था फॉर्मूला? R at T temperature is equals to R naught 1 plus alpha delta T। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ये आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें अल्फा किसको बोलते हैं? हम अल्फा बोलते हैं किसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट को, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये हमारा अल्फा होगा। ठीक है ना। और हमने एक और चीज देखा था कि अल्फा जो है ये 3 तरह से बताया जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या बोला था बेटा? कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा कैसे नेचर का होगा? नेगेटिव नेचर का होगा। अगर हम बात कर रहे हैं अलॉयस की, तो अलॉयस के लिए अल्फा किस नेचर का होगा? मतलब ये अलॉयस के लिए ऑलमोस्ट 0 रहता है, होता पॉजिटिव ये, क्योंकि टेम्परेचर अलॉयस के साथ में रेजिस्टेंस टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता। लाइक रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इनिशियल रेजिस्टेंस। कंडक्टर के केस में आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट, सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा हो जाएगा, और इसमें ऑलमोस्ट ये सेम आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये आर नॉट आप लेते हैं किसको? रेफरेंस को। ठीक है, रेफरेंस टेम्परेचर को आप लेते हैं और उसका रेफरेंस रेजिस्टेंस आर नॉट लेते हैं। अगर क्वेश्चन में रेफरेंस टेम्परेचर दिया जाता है तो आप उसको रेफरेंस लेकर के चलिए, और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस के लिए दी जाए ना, तो आप 0 डिग्री को ही रेफरेंस लेकर के चलेंगे। पिछली क्लास में इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था जहां पर अल्फा 0 डिग्री का दिया गया था, तो इन दैट केस वी हैव टू टेक द रेफरेंस एट 0 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी जो अल्फा है ना वो क्वेश्चन में प्रिंट नहीं है, लेकिन आप इसमें अल्फा 0 डिग्री सेल्सियस का लेकर के चलना है, और इसमें हमें 2 इक्वेशंस बनानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करना। ठीक है, तो अभी डाउट नहीं आना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 24, 2 इक्वेशंस बनानी है। ठीक है बच्चों, हाँ 2 इक्वेशंस बनानी है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ठीक, उसके बाद बेटा हमने एक फॉर्मूला देखा था अल्फा इक्विवेलेंट का। अल्फा इक्विवेलेंट हम एक बार निकालते हैं किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और एक बार हम अल्फा इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो जैसे मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस है R1, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा 1, और एक रेजिस्टेंस है R2, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा 2। ठीक है, सो इन दैट केस अगर हम इनको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो R इक्विवेलेंट तो आप जानते ही हैं, R इक्विवेलेंट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा? R1 प्लस R2। और अल्फा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पिछली क्लास में मैंने सीधा फॉर्मूला लिखवाया था, सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा प्रत्युष, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल वैसा ही करना है, लेकिन अगर दिया जाए तो रेफरेंस जो दिया गया उसको लेना है। हाँ भाई, अल्फा इक्विवेलेंट याद है तुम्हें? फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी, क्या लिखेंगे? अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था।
याद है, क्लास में देखा था फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए अल्फा इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप मान लीजिए जैसे ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर R1, ये अल्फा 1 है, और एक रेजिस्टेंस है R2, ये अल्फा 2 है। इनको हमने क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया, इनका R इक्विवेलेंट निकाला और इनका अल्फा इक्विवेलेंट भी निकाला। तो बेटा R इक्विवेलेंट तो आप जानते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। और अल्फा इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में? हाँ, इनको याद रखना है, जस्ट मेमोराइज दैट। इनकी डेरिवेशन के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, कोई काम के है भी नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि जब सीरीज होता है तो अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना है अल्फा का, तो अल्फा 1 के साथ R2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा 2 के साथ R1 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर मान लो बच्चों कोई सवाल आपको ऐसा दिया जाता है, जैसे मुझे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है, पर चलो मैं आपको ना स्लाइड में दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए कि अल्फा इक्विवेलेंट, जैसे मान लीजिए ये बोला गया है कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट विल बी टेम्परेचर इनवेरिएंट इफ दिस इज गिवन, कि टेम्परेचर के साथ R इक्विवेलेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, हम अल्फा इक्विवेलेंट को क्या पुट कर देंगे, सीधा सीधा 0 पुट कर देंगे। जस्ट लाइक एलॉयज, एलॉयज के लिए क्या होता है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं आता है रेजिस्टेंस का। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, आइदर सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन हो, बोल दिया गया भाई कि इनको सीरीज में कंबाइन करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, देन वी विल सिंपली पुट अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। अल्फा इक्विवेलेंट को 0 करोगे आप तो सीरीज के लिए ये कहानी आ जाएगी, और पैरेलल में अगर हो तो उसके लिए ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। हाँ, 1 में शायद 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको आप इस तरह से सीधा कर सकते हैं। चलो भाई, उसके बाद एक मैंने आर्टिकल बोला था ये सेल्फ स्टडी के लिए, क्या तुम लोगों ने पढ़ा इसको? ये कलर कोडिंग है, इसमें तुम लोगों को रटने की बड़ी आदत है ना। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल पूरा रट रखा हुआ है, ऐसे भी रट रखा हुआ है, ऐसे भी रट रखा हुआ है ना, उसके अलग अलग होंगे, एलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, बाप रो, ऐसे करके कुछ है ना। इस तरह से तुम लोग ने याद कर रखा होगा ना, उसी तरह से बेटा इसको भी आप याद करो। देखो यहाँ पर है कलर्स, यहाँ पर है नंबर्स, यहाँ पर है मल्टीप्लायर्स और यहाँ पर है टॉलरेंस, ये 4 चीजें हैं। और यहाँ पर ये कलर्स के नेम लिखे हुए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। अभी कलर होते किस लिए भाई? आप लोग जब फिजिक्स की लैब में जाओगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो वहां पर जब आप रेजिस्टर उठाओगे ना, तो रेजिस्टर कैसा होता है बेटा? रेजिस्टर कुछ इस तरह से होता है, बहुत छोटा सा एक इतना सा कंपोनेंट होता है। अब उस पर वैल्यू तो लिखी हुई रहती नहीं है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू तो लिखी हुई नहीं रहती है, तो हम उसके ऊपर जो शो करते हैं ना, वो कलर शो करते हैं। जैसे कुछ जैसे स्ट्रिप्स रहती है, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इसके ऊपर स्ट्रिप्स रहती हैं। तो उन स्ट्रिप्स के बेसिस पर हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये नीट में भी क्वेश्चन आया था, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपको कलर की कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना आना चाहिए। जब भी बच्चों आप कोई रेजिस्टेंस देखोगे तो उस पर इस तरह से स्ट्रिप्स होंगी, है ना, 3, 4, 5 कलर की स्ट्रिप्स होंगी। उन कलर्स में, कलर की स्ट्रिप्स में ही कोड लिखा रहता है, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं अपन कि कैसे आएगा वैल्यू, ये टॉलरेंस, नंबर, मल्टीप्लायर, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आखिर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। और फिर सीधे लाइन से नंबर आ रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, इधर 10 की पावर मल्टीप्लायर में आ रहा है 0 से लेकर के 9 तक। ये तो सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं 0 से 9 तक, और इधर 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक। अभी कलर्स की नेम को कैसे याद करें? देखो भाई, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या ट्रिक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बी रॉय, बी रॉय, ROY, यहां तक आ गया। उसके बाद ग्रे, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, बी रॉय, गए, ब्रिटेन, गए से ग्रे हो गया, ब्लू से ब्रिटेन हो गया। फिर वहां से लाया हिंदी वाला, इसको छोड़ो, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर।
अब देखो इनका इकट्ठा क्या है, पहले देखिए हमने बीबी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइट विद गोल्ड सिल्वर इन न्यू कार। इट इज वेरी इजी। बीबी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइट विद गोल्ड एंड सिल्वर, विद गोल्ड सिल्वर इन न्यू कार। न्यू कार मतलब नो कलर आ गया, और वेरी के लिए वॉलेट आ गया, और गुड के लिए आपका क्या आ गया, ग्रे आ गया, वाइट के लिए व्हाइट आ गया, और गोल्ड गोल्ड की तरह, सिल्वर सिल्वर की तरह, न्यू कार का न्यू कलर, न्यू कार का न्यू कलर का न्यू कार। ठीक है, इस तरह से आपने टेबल याद कर ली। ठीक है, नाउ अब इसको अप्लाई कैसे करना है, याद करने से याद है, अप्लाई करना नहीं है तब तक याद करने का फायदा क्या। तो देखो बच्चों, अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है समझिएगा ध्यान से। 4 स्ट्रिप्स होती हैं, है ना, ये 4 कलर की स्ट्रिप्स होंगी, ये पहला कलर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 ही होती है, 4 से ज्यादा नहीं। अब इनका यूज कैसे करना है देखो बच्चों, पहली 2 स्ट्रिप्स जो होंगी ना, पहले नंबर की और दूसरे नंबर की, वो बताएंगी आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पहली और दूसरी स्ट्रिप के कलर से पता लग जाए। तीसरी स्ट्रिप बताएगी 10 का मल्टीप्लायर, कि कितना मल्टीप्लायर आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये 4th नंबर की स्ट्रिप बताएगी टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है ना, कि ये कितना टॉलरेट कर सकता है। जितना ज्यादा टॉलरेंस कर सकेगा रेजिस्टेंस, उतना अच्छा रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब वो अपनी वैल्यू को कितना, जैसे आप मान लो एक टेस्ट में नंबर लेकर के आ गए 650, है ना, आप मान लो सिलेबस बढ़ता जा रहा है, और आप जो है 650 से मतलब सिर्फ 5 या 10% ही टॉलरेंस, मतलब इतना ही कम ला पा रहे, तो आपकी टॉलरेंस अच्छी है ना। और अगर मान लीजिए आप, चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ो, तुम ये समझ लो कि टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। मैक्सिमम अच्छा टॉलरेंस अगर होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सहन कर पाएगा, मतलब उसके रेजिस्टेंस में चेंज की हम बात कर रहे हैं। टॉलरेंस मींस चेंज। तो तुम्हारे नंबर के केस में वो उल्टा एग्जाम्पल पड़ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया है ना। तुम रेजिस्टेंस के लिए समझो कि रेजिस्टेंस टॉलरेंस मतलब बता रहा है उसका चेंज। सो हैव अ लुक, पहली और दूसरी बताएंगे नंबर, तीसरा बताएगा मल्टीप्लायर, और चौथा बताएगा टॉलरेंस। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार्बन रेजिस्टर हैज कलर्ड स्ट्रिप एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो बच्चों पहली 2 स्ट्रिप को देखना है, वो नंबर बताएं। जल्दी से देखो, पहली स्ट्रिप पीले कलर की है, दूसरी स्ट्रिप वॉयलेट कलर की है। पहली 2 स्ट्रिप क्या बताएंगी, हमें नंबर बताएंगी। तो येलो और वॉयलेट के लिए कौन कौन से नंबर से भाई, येलो 4, वॉयलेट 7। तो पहली 2 चीजें नंबर को शो कर रही हैं, यानी हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 4 और 7, 47। अब उसके बाद तीसरा कलर देखो, ब्राउन। ब्राउन कलर क्या शो कर रहा है, ब्राउन कलर शो कर रहा है आपको कौन सा, 10 की पावर। अब ब्राउन की करस्पॉन्डिंग 10 की पावर देखो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब ब्राउन को नंबर में मत ले लेना, ब्राउन को 1 नहीं, क्योंकि तीसरे नंबर की स्ट्रिप जो है ना, वो मल्टीप्लायर को शो करती है। तो मल्टीप्लायर तीसरे नंबर की स्ट्रिप। अब तीसरे नंबर की स्ट्रिप का कलर क्या है, ब्राउन। तो ब्राउन की करस्पॉन्डिंग क्या मल्टीप्लायर आ रहा है, हमने देखा 10 की पावर 1 आ रहा है। तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद इसकी टॉलरेंस वैल्यू जो परसेंटेज में है, अब वो दिया गया कलर उसके लिए गोल्ड। तो गोल्ड के लिए अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए सिर्फ 3 तरह की टॉलरेंस वैल्यू होती है, ±5%, ±10%, ±20%। इससे ज्यादा टॉलरेंस वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आप रेजिस्टेंस कोई नया ले लो अगर इससे ज्यादा टॉलरेंस वैल्यू आ रही है। तो गोल्ड के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस वैल्यू कितनी आ रही है, 5%। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी, देखो ये आ जाएगा ±5%। दैट मीन्स इट विल बिकम 470 ±5%। ये ऑप्शन नंबर 2। एग्जाम्पल और देखते हैं जल्दी से। हम एक रेजिस्टेंस दिया गया बच्चों 47 ±4.7 और आगे है किलो ओम, यानी 10 की पावर 3। अब यार जो हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना, वो तो परसेंटेज में कर रहे हैं। अब यहां पर तो आपको परसेंटेज दिया नहीं गया है, यहां पर तो आपको सीधा 4.7 दे दिया गया है। तो आप सबसे पहले 4.7 का परसेंटेज निकाल लीजिए। एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना है, 47 है, और इसमें प्लस माइनस कितना कर सकते हैं, 4.7 कर सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज टॉलरेंस सबसे पहले कैलकुलेट करूं तो मेरे लिए अच्छा होगा सवाल करना। तो 4.7 डिवाइडेड बाय 47 इंटू 100 यानी कितना परसेंट आ गया बच्चों? 10%। क्या बात समझ में आ रही तुम्हें टॉलरेंस की? तुम 10 की पावर 3 भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, चाहो तो कर दो, नहीं तो सीधा देख करके ये बता सकते हो। यहां से टॉलरेंस कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है, पहले तो हम टॉलरेंस निकाला, हाँ आंसर की बात करेंगे, पहले इसको समझ लो। परसेंटेज टॉलरेंस देखो ऐसे निकालेंगे, किसी को अगर डाउट आ रहा है ना, परसेंटेज टॉलरेंस, परसेंटेज टॉलरेंस इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं आप? डेल्टा आर यानी चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो बेटा डेल्टा आर यानी चेंज इन रेजिस्टेंस प्लस माइनस 4.7 किलो ओम है, एक्चुअल रेजिस्टेंस 47 किलो ओम है। तो इसका जब आप परसेंटेज निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 10%। यही बात मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। सो अब टॉलरेंस में डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर कोडिंग। तो भाई 4 और 7, तो हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस देखो क्या बनेगा, ये 47 इंटू किलो में तो 10 की पावर 3 प्लस माइनस 10%। अब इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों हमें कलर सेलेक्ट करना है। तो जरा देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम कलर कौन कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 7 के लिए देखो, 4 7 हमारी टेबल में आ जाओ। 4 कौन सा? अच्छा ये तो येलो ही है, और 7 7 के लिए वॉयलेट ही है। तो 4 7 के लिए येलो और वॉयलेट आ गया, ठीक है भाई। तो येलो और वॉयलेट वाला कौन सा ऑप्शन है? येलो और वॉयलेट वाला वैसे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम इसकी 10 की पावर को भी देख लेते हैं। तो इसमें ऑरेंज देखते हैं हम, 10 की पावर 3 क्या ऑरेंज पर ही आता है? हाँ, 10 की पावर 3 ऑरेंज। और टॉलरेंस के लिए 10% के लिए कौन सा कलर है? सिल्वर। तो जरा देखते हैं हम हमारे कौन कौन से कलर आए। येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर। इज इट क्लियर नाउ? अगर कोई कलर कोडिंग का सवाल आ गया तो उसमें अटकोगे तो नहीं तुम लोग? हाँ, टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। बीबी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय गए ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड एंड सिल्वर। एक बार और इस पर देख लेते हैं। बीबी रॉय गए ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड सिल्वर इन न्यू। हाँ आता है, इसको याद रखो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो जाना चाहिए। बड़े आज की क्लास स्टार्ट करें। ये मैंने आपको स्लाइड सेंड कर दी थी, हालांकि सेल्फ स्टडी का पार्ट था, फिर भी मैंने आपको बता दिया था ना, और पिछली क्लास में हमने ये चीजें देख ली थी। अब बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं वो वाला पार्ट जो आप लोग 10th क्लास में बहुत पढ़े होंगे, सीरीज पैरेलल वाला पार्ट, ठीक है। तो जो जो बेसिक बातें आपको पता है उन बातों को भी लिखेंगे, और जो कुछ नई बातें आप 12th क्लास में सीखेंगे उन बातों की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्किट पार्ट, सर्किट एनालिसिस, ठीक है। पढ़ें, स्टार्ट करें। अब हम बढ़ रहे हैं एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रो वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, कंडक्टर के अंदर, चालक तार के अंदर क्या रामायण चलती है वो देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रोस्कोपिक वाला पार्ट, मतलब एक्चुअल में जब आप लैब में जाओगे तो वहां पर जो सर्किट मिलता है आपको, जिसमें बैटरीज होती हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, इन सब का जो कनेक्शन होता है, जो सर्किट होता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा आएगा कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल और सीरीज को मिक्स कर देंगे तो उसको बोलेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। बेटा अनन्या का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ी देर में अपने आप हॉट हो जाता है क्या? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, रेजिस्टेंस हॉट अगर हो रहा है और हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में फर्क ना आए, तो उसके लिए रेजिस्टेंस को किससे बनाया जाएगा? अलॉयज का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटीन, मैग्नीन, इनके अलॉयज, निक्रोम के अलॉयज,
इनसे रेजिस्टेंस को बनाया जाता है बच्चों, ताकि अगर हम सर्किट में लगाएं उसमें हीट जनरेट हो तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए। भाई लगाया था 5 ओम का, सुबह 5 ओम था, बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करके गए, अगले दिन वो 5 ओम 10 ओम बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसको निक्रोम का, कॉन्स्टेंटीन का, मैग्नीन के, इन सबके अलॉयज का रेजिस्टेंस बनाए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा देखो, मान लो आपके पास में यहाँ पर, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है। एक रेजिस्टेंस ऐसा है, जैसे लेट से ये R1 हो गया, और एक रेजिस्टेंस ऐसा है, लेट से ये R2 हो गया। इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी बैटरी से। दिस इज अवर बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया मैंने भी, ठीक है बच्चों। बैटरी का काम तुम्हें पता है ना, बैटरी का प्राइमरी काम क्या होता है और बैटरी का सेकेंडरी काम क्या होता है, ये पता है कि नहीं पता है? बैटरी का प्राइमरी काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। बैटरी का सेकेंडरी काम क्या है? करंट प्रोवाइड करना। और एक और चीज बैटरी के बारे में क्या जानते हो? बैटरी जितना करंट देती है उतना करंट लेती है, जितना देगी उतना लेगी, पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। अगर बैटरी ने पॉजिटिव से 5 एम्पियर करंट छोड़ा है तो वापस लौट करके नेगेटिव पर 5 एम्पियर भी आना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज करंट विल, सर्किट विल नॉट वर्क। जितना देगी उतना लेगी, ध्यान रखना। तो बैटरी के प्राइमरी काम पर आते हैं। बैटरी का प्राइमरी काम है वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो भाई ये बैटरी ने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया V ऊपर, R1 R2 दोनों को, ठीक है? ये इनका कॉम्बिनेशन एक साथ किया, बैटरी ने V खट से ऊपर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? अब बच्चों ये V का क्या होगा? इन दोनों रेजिस्टेंस में थोड़ा V R1 के हिस्से में आएगा और थोड़ा V R2 के हिस्से में आएगा। तो अगर मैं यहां पर इसको बनाऊं तो इसके हिस्से में आ गया V1 वोल्टेज, और इसके हिस्से में आ गया V2 वोल्टेज। ध्यान रखना, मैं कई बार वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता हूं, मैं कई बार वर्ड वोल्टेज भी बोल सकता हूं। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम, लेकिन पोटेंशियल मतलब मैं सिर्फ एक पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं पोटेंशियल ही बोलूंगा। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग वोल्टेज, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं वोल्टेज बोल रहा हूं मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं। एग्जैक्टली, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों R1 में वोल्टेज V1 है, R2 में वोल्टेज V2 है। ये V1 V2 आया कहां से? V से आया। इधर देखते हैं, ये V ने, बैटरी ने अपना काम किया, बैटरी ने V दिया, इसके हिस्से में V1, इसके हिस्से में V2 आया, ये दोनों में बट गया। ये कद्दू कटेगा और दोनों में बटेगा, इसमें V1 बटा, इसमें V2 बटा, कद्दू कट गया, दोनों में बट गया। तो प्यारे बच्चों, मैं अगर यहाँ पर एक चीज एनालाइज करूं तो जो वोल्टेज बैटरी दे रही है ना, उस वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है, ठीक है? बंटवारा हो रहा है किसका? वोल्टेज का। और अगर मैं आपसे एक और बात करूं, बैटरी का सेकेंडरी काम भी तो होता है करंट देना, तो बैटरी भैया सेकेंडरी काम भी तो करेगी। बैटरी ने करंट दिया I, और आप जानते हो अगर बैटरी करंट I दे रही है आगे से तो पीछे से I लेगी भी सही। I देगी तो I वापस से लौट के आना चाहिए, ठीक है? सो अगर मैं आपसे पूछूं इस I का क्या हो रहा है, क्या R1 में I1 और R2 में I2 जाएगा, या R1 R2 में दोनों में सेम करंट जाएगा? क्या लग रहा है? करंट का भी बंटवारा होगा क्या, या करंट सेम रहेगा? हाँ, इतना तो आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में। तो इस R2 में भी I करंट है, ठीक है? यानी प्यारे बच्चों, हम यहां से वो जस्टिफाई कर सकते हैं दैट I रिमेन्स सेम। I के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, I सेम है, ठीक है? बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? दोनों में किसकी हिस्सेदारी आ रही है? वोल्टेज की। ये कद्दू कट गया और दोनों में बट गया। V दिया बैटरी ने, इसने V1 लिया, इसने V2 लिया, ठीक है? चलिए बच्चों, अब जरा मैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें करूँ, ठीक है? अब उन बातों को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि V1 और V2 अल्टीमेटली I कहाँ से है? V से है। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। आई कैन राइट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। क्रिश सिंगल बेटा 10वीं क्लास पास करके आया हो ना, बोल रहा है सर V अलग है तो I भी तो अलग होना चाहिए। I जो करंट है वो एक ही तार में घूम रहा है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया बैटरी ने जितना देना होता है उतना ही वापस से लेना भी होता है उसमें।
सो करंट आई हैज टू बी सेम। बिल्कुल जैसे मंगला ने बोला, जैसे पाइपलाइन में पानी जाता है ना, जैसे दो पाइप तुमने जोड़ दिए और यहाँ से वाटर फ्लो करवाया, तो इस वाले में जो पानी जा रहा है वही पानी आगे भी फ्लो कर रहा है, पानी में चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऑलराइट बच्चों, अब जरा मैं ओम्स लॉ के ऊपर आता हूं। मैं जानता हूं सिंपल सा इक्वेशन V इज इक्वल टू IR। मैं अगर R1 R2 दोनों के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं R1 R2 दोनों के रिस्पेक्ट में बात करूं, दोनों में बच्चों I सेम है और दोनों में वोल्टेज का बंटवारा है, यानी आई कैन क्लियरली सी दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कौन सेम है? करंट सेम है, तो करंट को मैंने कांस्टेंट बना दिया R1 R2 के लिए। नाउ आई कैन से कि वोल्टेज जो भी आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। यानी बच्चों अगर मैं V1 की बात करूं तो आई कैन राइट V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, एंड अगर मैं V2 की बात करूं तो आई कैन राइट V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें V1 बाय V2, तो वी कैन गेट R1 बाय R2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? हाँ, रेजिस्टेंस अंदर की बात है प्यारे राजशेखर, मैं सिर्फ दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, है ना? ऐसे मत सोचना कि सर आप तो ओम्स लॉ का कबाड़ा कर रहे हो, वो नहीं कर रहे भाई कबाड़ा। मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ओम्स लॉ में तो पता है आपने V प्रोपोर्शनल I होता है, तो यहाँ V प्रोपोर्शनल R कैसे लिख दिया? हाँ, यही डाउट आ रहा है राजशेखर? मुझे पता था बेटा। तो यही सोच रहे हो सर आज आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैंने तुम्हारा नाम ले लिया था, तुम आए थे ना क्लास में से पहले। देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पर हम ओम्स लॉ के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम एक रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस, इन दोनों में आपस में तुलना कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? This is not just about any individual resistance. This is a comparison. ये एक कंपैरिजन इसमें और इसमें, ठीक है? ये फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस, ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, लेकिन भाई दोनों में करंट तो सेम है ना? दोनों में करंट अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल। मतलब कहने का V1 बाय V2 कितना आ रहा है अल्टीमेटली? R1 बाय R2। ठीक है? ये चीज, सो दिस इज नॉट डिनाइंग ओम्स लॉ। ठीक है ना? अब चलो आप जरा इक्वेशन नंबर 2 को देख करके एक बात बताओ, ध्यान से सुनना इक्वेशन नंबर 2 को, और ये जो मैंने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी वाली बात लिखी ना, इसको देख करके एक बात बताओ। अगेन आई एम सेइंग इक्वेशन नंबर 2 और ये डब्बे वाली बात, लाल डब्बा और इक्वेशन नंबर 2 देखो। कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम होगा? कौन से रेजिस्टेंस के हिस्से में ज्यादा वोल्टेज आएगा? जो छोटा रेजिस्टेंस है उसमें या जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसमें? एक ने तो R1, अरे बेटा मैंने R1 कुछ भी, मतलब मैंने R1 R2 की वैल्यू तो बोली नहीं ना तुम्हें। क्या सोच कर कहां रहते हो भाई, सीधा R1 आंसर कर रहे हो। अरे वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ पूछ रहा हूं छोटे वाले, एक छोटा एक बड़ा है, अब बताओ जल्दी से कि किसके हिस्से में ज्यादा वोल्टेज आएगा? कुछ लोग सेम आंसर कर रहे हैं, वाह भगवान भला करे आपका। अरे कुछ लोग छोटा आंसर कर रहे हैं, देखो सब एक दूसरे के कमेंट देखो ना, कौन से हिस्से में किसके, कौन से रेजिस्टेंस के हिस्से में ज्यादा वोल्टेज आएगा। ये डब्बा देख के हम नहीं बता सकते कि जहां पर R ज्यादा उसके हिस्से में वोल्टेज भी ज्यादा। ठीक है? तो वी कैन से कि अगर R1 बड़ा है तो R1 के हिस्से में ज्यादा वोल्टेज आएगा, अगर R2 बड़ा है तो R2 के हिस्से में ज्यादा वोल्टेज। ठीक है? अब बच्चों देखो, मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो ये V1 V2 में एक इक्वेशन ये बन रही है, इक्वेशन नंबर 2, और V1 V2 में एक इक्वेशन ये बन रही है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ डिवीजन वाला रूल, जो हमने शायद इलेक्ट्रोस्टेट में कंडक्शन मेथड में भी पढ़ा था। टोटल वोल्टेज हमारे पास है V, इसको डिवाइड करना है R1:R2 के रेशियो में। तो R1 वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? R1/R1 प्लस R2 इंटू V, और R2 वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? R2/R1 प्लस R2 इंटू V। याद है तुम्हें ऐसा कुछ डिवीजन वाली बात हमने कंडक्शन मेथड में करी थी बहुत पहले, है ना? सो
इस चीज को ही बच्चों हम बोल रहे हैं V1. दिस इज अल्टीमेटली V1 एंड दिस इज अल्टीमेटली V2. अगर आपको ये डिवीजन वाली बात समझ में नहीं आती है तो आप मैथ्स लगाओ, कैलकुलेशन करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट करो. अगर आप इक्वेशन लगाओगे, V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे R1 R2 और V के रिस्पेक्ट में, तो यही चीजें आएंगी. ठीक है भाई. सो दिस इज V1 V2 वैल्यूज. और ये बच्चों डिवाइड करने का एक रूल है. किसको डिवाइड किया हमने? V को डिवाइड किया है, वोल्टेज को डिवाइड किया है. ठीक है. सो दिस रूल, दिस डब्बा इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन रूल. इसको तुम भूलना नहीं. ये कद्दू कट गया, दोनों में बढ़ गया. जो बड़ा होगा वो ज्यादा कद्दू खा जाएगा. अगर V1 की बात कर रहे हैं तो V1 विल कम आउट R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. V2 की बात कर रहे हैं तो V2 विल कम आउट R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. ठीक है. ध्यान रखना, V1 के सामने R1 आ रहा है, V2 के सामने R2 है. ठीक है बच्चों, ये वोल्टेज डिवीजन रूल है, इसको आप याद रखें. ओके, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था. हम देखो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका और इसका. अगर मैं इस सर्किट को इस तरह से वापस से मर्ज कर दूं और ऐसा कुछ बना दूं, R1 R2 की जगह सीधा लिख दिया R इक्विवेलेंट और एक बैटरी लगा दी यहां पर. ठीक है. और बैटरी से करंट जा ही रहा है, कितना I. सो आई विल बी राइटिंग V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट. ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं. R1 R2 को मर्ज करके R इक्विवेलेंट बना दिया. ठीक है बच्चों. अब हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन था सबसे पहले नंबर का, वो ये था V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V. अब देखो V की वैल्यू यहां पुट कर दो और V1 को आप क्या रख दो, I इंटू आर इक्वलेंट, सॉरी I इंटू R1. V1 है ना, तो V1 को लिख सकते हैं I R. V2 को रख दो I R2. इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने लिखा हुआ है ना, ये V1 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू, और V की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दो I इंटू आर इक्वलेंट. सो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. I into R equivalent is equals to I R1 plus I R2. यानी अल्टीमेटली ये वो फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. R equivalent is equals to R1 plus R2, जो आप अच्छे से जानते भी. इस सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का सम आता है. I कहाँ गया बेटा? I LHS में RHS में सब में कॉमन आ रहा है ना, उड़ा दिया I को. ठीक है. अगर बच्चों 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो R इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R. 4 हो जाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. कोई डेरिवेशन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये डायरेक्ट याद रखो R इक्विवेलेंट कैसे. नाउ मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर करना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो R1 R2 दोनों से छोटा आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, या दोनों से बड़ा आ रहा है? क्या लगता है? क्या दोनों से बड़ा आ रहा है? जी हाँ. तो सीरीज में इक्विवेलेंट हमेशा दोनों तीनों जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबसे बड़ा आएगा. ठीक है. सिंपल सी बात है, कुछ इसमें याद रखने की बात नहीं. अच्छा चलो, अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से आंसर करना भाई. एक R है, दूसरा भी R है, R और R सीरीज में जोड़ दिए. व्हाट इज R इक्विवेलेंट? जल्दी खड़ाक से आंसर. कितना आएगा? 2R आ जाएगा. वेरी गुड. R R R 3 जोड़ दिए, 3 R जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? 3R आ जाएगा. R R R R R n टाइम्स जोड़ दिए, 1 2 3 अप टू n टाइम्स, कितना आ जाएगा? n R आ जाएगा. n R, n R नहीं, n R. सो फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, जैसे मान लो बच्चों कहानी इस प्रकार से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते ये लास्ट वाला, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R. और मान लीजिए मैंने इनको लगा दिया एक बैटरी से, ये बैटरी का वोल्टेज V मान. सो अगर मैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालूं तो सबको ऐड करके कितना आ जाएगा? n R. अच्छा, अब मैं तुमसे ना एक मैथमेटिकल चीज पूछ रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना. जो रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके हिस्से में वोल्टेज ज्यादा है. ठीक है.
जो रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके हिस्से में वोल्टेज ज्यादा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अभी ये हमारी बात हुई, ठीक है। और अब आप मेरे को ये बताइए कि कौन से रेजिस्टेंस के हिस्से में वोल्टेज ज्यादा आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, या लास्ट वाले? किसके हिस्से में वोल्टेज ज्यादा? क्या सारे बराबर लिए? मतलब सब में वोल्टेज क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं इसका बंटवारा करूं, वोल्टेज क्योंकि डिवाइड होता है, तो जरा आप बता सकते हो हर एक के हिस्से में कितना कितना वोल्टेज आएगा? V आ जाएगा। अच्छा, ये V, ये भी V, ये भी V, ये भी V, ऐसे हो जाएगा। V/5, अरे 5 नहीं है, N है, N। कितना आ जाएगा? V/N। क्या बात समझ रही सबको? बेटा V नाम का कद्दू है, वो N छोटे छोटे कद्दुओं में बढ़ गए, तो हर एक के हिस्से में बराबर बराबर मात्रा में वोल्टेज आना चाहिए। अगर एक बड़ा होता तो उसमें ज्यादा आ जाता है, एक छोटा होता तो उसमें। अभी सबके हिस्से में कितना आएगा? V/N, 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 V/N। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे करते करते N वालों के साथ में सब में V/N। तो ये कहानी थी बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की। बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। इसको भी समझ लीजिए, फिर करेंगे धड़ाधड़ इनके ऊपर बहुत सारे सवाल, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हैव अ लुक। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको आता सब है, बस ये कि थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिवाइव कर लो, ठीक है ना। तो जो चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं वो चीजें भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें भी आई हैं। जैसे हमने बोला, कौन सा फॉर्मूला आया? वोल्टेज डिवीजन रूल आ गया, है ना। वोल्टेज का बंटवारा होता है और इस तरह से हम दो रेजिस्टेंस में वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। हमें सिर्फ इक्विवेलेंट निकालना नहीं है, हमें वोल्टेज का बंटवारा करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर दो रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हों, ये R1 हो गया और इसके नीचे एक हमने लगा दिया R2। अगर R1 R2 ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो भाई ये कहलाएंगे किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर R1 R2 आगे पीछे लगे हुए हैं तो ये कहलाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और अभी इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ R1 and R2 विल बी कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब आप देखो, वापस से वही बात, बैटरी के प्राइमरी काम पर आ जाओ। बैटरी का काम क्या है? वोल्टेज देना। तो बैटरी दे देगी वोल्टेज, तो बेटा यहां पर बैटरी वोल्टेज देगी। मतलब इसको आप ऐसे देखो कि बैटरी ने वोल्टेज V दिया। अब थोड़ा सा यार आप लोग बताओ, सारी चीजें मैं क्यों बताऊं? बैटरी सेल कोई जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है। सेल की कॉम्बिनेशन कोई बैटरी बोल देता है ना। इतना अगर तुम लोगों ने स्कूल वाली NCERT में पढ़ लिया है तो इतना झाड़ बना है ना, पढ़ेंगे अपन यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ये बताओ R1 R2 में क्या चीज सेम रहने वाली है? क्या वोल्टेज का बंटवारा होगा? क्या दोनों में वोल्टेज सेम है? ये पढ़ा है तुमने, 10वीं क्लास में पढ़ा है ना। हाँ, तो वोल्टेज, बैटरी का काम है देना। बैटरी ने वोल्टेज दिया R2 को भी और बैटरी ने वोल्टेज दिया R1 को, ठीक है। बैटरी ने ऊपर पहुंचा दिया दोनों। सो प्यारे बच्चों, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि V इज गोइंग टू स्टे सेम, वोल्टेज सेम रहने वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टास्क ऑफ बैटरी विच इज प्रोवाइडिंग करंट। सो बैटरी लेट्स से इज प्रोवाइडिंग करंट I, लौट करके भी वापस I करंट आ रहा है। अब इस I करंट का देखो यहां जा करके क्या हाल होगा। इस I करंट के यहाँ पर यार दो रास्ते हैं, तो अब I आप ऊपर और नीचे अगर I भेजोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। कि पानी की पाइपलाइन में पानी आ रहा है, अब एक पाइप इधर जा रहा है, एक पाइप इधर जा रहा है, तो जो पानी आ रहा है ना वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ऊपर वाले में गया लेट्स से I1 और नीचे वाले में गया लेट्स से I2। I1 चला, वापस से इधर आया I1 और इधर I2 चला
वापस से इधर आया I2 और ये I1 I2 मिलकर के वापस से कितना दे दिए बच्चों, I2। 10वीं क्लास में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट रहता है बच्चों का, क्या है सुनना, कि I1 करंट चला और रेजिस्टेंस के पार करके यहाँ पर करंट I1 से थोड़ा छोटा करंट आया। आपको ऐसा फील आता हो कि सर रेजिस्टेंस ने करंट खा लिया। ये मिसकंसेप्ट है, बड़ी क्लास में आ गए हो, आगे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो 10वीं क्लास के मिसकंसेप्ट होंगे, है ना, तो वो चीजें अपन को हटा दें। वही बैटरी जितना करंट देती है ना उतना तो उसको वापस लेना है, अदरवाइज बैटरी विल नॉट। तो अगर मैंने यहाँ पर करंट, इसमें आप बोल रहे हो कि बैटरी ने रेजिस्टेंस ने करंट खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो गलत है। रेजिस्टेंस करंट को नहीं खाता। रेजिस्टेंस किसको खाता है? रेजिस्टेंस खाता है बच्चों वोल्टेज को। ये जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे ना तभी बातें चमकेगी, पर अभी मैं आपको पहले से हिंट दे रहा हूं। रेजिस्टेंस करंट को कंज्यूम नहीं करता। करंट तो एक बार जो आ गया वो आगे तो जाएगा, वो तो तय। मान लो 5 एम्पियर करंट आ रहा है, मेरे अंदर घुस रहा है, मैं एक रेजिस्टेंस हूं, तो आगे 5 एम्पियर करंट ही जाने वाला है, अगर ये पूरा सर्किट कंप्लीट है तो। और हम तो कंप्लीट सर्किट की बात कर रहे हैं, बाद में अनकंप्लीट इनकंप्लीट सर्किट की भी बातें करेंगे, ओपन सर्किट की भी बातें करेंगे, पर अभी कंप्लीट सर्किट है। अगर 5 एम्पियर करंट मेरे अंदर घुस रहा है तो आगे मैं 5 एम्पियर करंट ही पास करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 5 का 2 एम्पियर रह जाएगा या 5 एम्पियर का 6 एम्पियर बन के निकलेगा। जो करंट आया है वही करंट जाएगा, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन रहता है 10वीं क्लास का, इसको क्लियर कर लेना कि करंट जो आया है वही जाएगा आगे भी, क्योंकि बैटरी को जितना देना है यार उतना वापस भी तो लेना है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट यहां पर करंट के लिए। तो करंट के लिए बच्चों I डिवाइड हो जाए, ठीक है, I विल गेट डिवाइड। बेटा शशांक चौबे, जो V है वो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं, है ना। मैंने क्या बोला, वोल्टेज कम कैसे होगा ये बारे में बात हम करेंगे, किरचॉफ लॉ। अभी तुमने बस हिंट दी है, तो उस हिंट को बस दिमाग में रख दो, ठीक है। बेटा V इज नॉट सेम। हाँ, इस केस में V सेम, I इज गेटिंग डिवाइड। जो वोल्टेज बैटरी ने नीचे दिया वही वोल्टेज बैटरी ऊपर भी प्रोवाइड करेगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 10th क्लास। 10वीं क्लास में पढ़ा था, बैटरी का काम वोल्टेज देना है, उसने पूरे ऊपर के कंपोनेंट में वोल्टेज भी प्रोवाइड कर दिया। अगर यहां पर खुदा ना खास्ता एक R3 भी मैं लगा देता तो R3 के हिस्से में भी कितना वोल्टेज आता, V की वोल्टेज आता, क्योंकि बैटरी ने दिया है, सबको दिया है। अब उसमें जो जो लगे हैं सब आ गए उसके अंदर। अगर ये ऐसे ऐसे लगे होते हैं तब वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि बैटरी ने एंड पॉइंट्स को दिया है। यहाँ पर सारे ऊपर ऊपर लगे हुए हैं तो सबको सेम ही वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक चीजें थी 10th क्लास वाली जो आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई अब जरा यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। अगेन मैं सबसे पहले तो करंट की इक्वेशन लिखता हूँ, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अगर बेटा मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पर दोनों ही R1 R2 में V कांस्टेंट रहने वाला है। सो अब हम यहाँ पर I का जो प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे, अब आप देखो अगर दोनों में V कांस्टेंट है R1 R2 में, सो I विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अगर दोनों में V कांस्टेंट है तो I विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R और 1/R। डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा या इनवर्सली? इनवर्स रिलेशन है ना। सो I विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है बच्चों। और अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूंगा बिल्कुल बेसिक सी बात, कौन से रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाना चाहिए? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ज्यादा करंट कौन से रेजिस्टेंस में जाएगा, बड़े वाले रेजिस्टेंस में या छोटे वाले? हाँ, यहां पे छोटे वाले में ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। हम सबसे पहले तो इसके लिए लिखते हैं ओम्स लॉ।
वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1 एंड देन उसके बाद हम नीचे वाले के लिए लिखते हैं, नीचे वाला हमारा ये, इसके लिए अगर हम लिखें ओम्स लॉ तो वी कैन राइट, इसके लिए भी वोल्टेज तो v ही है, v इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2 और दोनों का v सेम है। सो दोनों का v सेम है। बेटा अथर्व बार बार स्पैमिंग मत करो, मैंने बता दिया कि करंट पाइपलाइन की तरह है। पाइपलाइन में जैसे पानी फ्लो करता है ना, तो अगर आपने दो पाइप लगा दिए, एक पाइप से दो पाइप कनेक्ट कर दे तो पानी फ्लो के आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर ये। सो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो यू विल गेट I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2 और यहाँ से अगर मैं I1 बाय I2 निकालूं तो इट विल कम आउट R2 बाय R1। मतलब वही बात कि बच्चों जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसके अंदर करंट ज्यादा जाएगा। अगर मान लो एक मैंने लगा दिया 5 ओम, दूसरा लगा दिया 3 ओम, तो 3 ओम में ज्यादा करंट जाने वाला है। अगर मैंने लगा दिया एक 5 ओम और दूसरा लगा दिया 7 ओम, तो 7 ओम में कम जाएगा, 5 ओम में अब ज्यादा जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। और अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आई विल कम टू अ रिजल्ट। अब देखो वो रिजल्ट क्या है। अब वो रिजल्ट मैं आप लोगों से पूछ के लिखूंगा। I1 नीचे तो लिख दिया R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट लिख दिया I। भाई इधर बताओ, इधर मैं रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, तो इधर मैं R1 लिखूं या R2 लिखूं? क्या लिखूं मैं न्यूमरेटर में? 1 या 2? इनवर्स रेशियो में है। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, I1 के आगे R2 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, I2 के सामने R1 आ रहा है। सो इज इट गेटिंग डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो और इनवर्स रेशियो? इनवर्स रेशियो। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे ना, तो हम ये रिजल्ट्स पर पहुंचेंगे। तो मैं वो सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो I1 के आगे आ जाएगा बच्चों R2। सेम वे में इधर I2 के लिए लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू करंट I। और ये हमने डिवाइड किया है किसको? करंट को। तो जरा सोच के बताओ इसको कौन सा रूल नाम दे सकते हैं? किसका डिवीजन हो रहा है? करंट का। करंट डिवीजन रूल। ठीक है? सो आपको बस अब सीरीज में ही ध्यान रखना है, सीरीज में बंटवारा होता है वोल्टेज का डायरेक्ट रेशियो में, पैरेलल में बंटवारा होता है करंट का इनवर्स रेशियो में। सो करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, इनके फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, इनको याद रखना है। एग्जाम में अगर आप इससे करोगे ना बेटा, आपके दिमाग में R इक्विवेलेंट से पहले करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल आने चाहिए, तब आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे। अगर आपको रेजिस्टेंस दे दिएगा और आप R इक्विवेलेंट निकालने बैठ गए तो आप कच्चे खिलाड़ी बन जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कच्चा बनना है या अच्छा बनना है। अच्छा बनना है तो दिमाग में सीरीज पैरेलल देखते ही सबसे पहले करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल चमकने चाहिए। इक्विवेलेंट तो कोई भी निकाल लेगा, इक्विवेलेंट तो वो बच्चा भी निकाल लेगा जो सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा है, पर आप लोग बैटरी की सहायता से करंट डिवीजन रूल और बैटरी की सहायता से वोल्टेज डिवीजन रूल को भी निकालना सीखिए। बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले। तो मेरी भी जो अप्रोच होती है ना, मैं सीरीज पैरेलल देख करके R इक्विवेलेंट नहीं निकालता, मैं पहले करंट और वोल्टेज का डिवीजन रूल लगाने की कोशिश करता। इसको रटना नहीं, इसको अपन को हैबिट में लाना है। लाएंगे, अच्छे से लाएंगे, क्वेश्चंस करने वाले बहुत सारे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जरा मैं आपसे बेसिक बेसिक बातें कर लेता हूँ कि अब जरा फटाफट से उसका यार वो डेरिवेशन देख लो कि अगर R इक्विवेलेंट करके लिख दूं मैं R1 R2 को और इधर मैं बैटरी बना दूं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बैटरी से मैं करंट I बना देता हूं। मैंने क्या किया? R1 R2 को मर्ज कर दिया और उसको R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। R1 R2 क्लब करके R इक्विवेलेंट लिख दिया। सो आई विल बी राइटिंग इक्वेशन V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, अच्छी बात। और अब हम यहां पर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इनका यूज करते हैं और एक ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं।
तो हमारा रिलेशन था I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। I1 को क्या लिख सकते हैं, V बाय R1। देखो आप I1 को यहाँ से लिख देंगे, आप I1 को क्या लिख देंगे, V बाय R1। I2 को यहाँ से क्या लिख देंगे, V बाय R2। थोड़ा सा डेरिवेशन है। और I को क्या लिख देंगे यहाँ से, V बाय R इक्वलेंट। तो ये चमक गया आपको। 1 बाय R इक्वलेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग 10th क्लास में होंगे। वही फॉर्मूला है, फॉर्मूले तो नहीं बदलेंगे। अगर एक और तीसरा रेजिस्टेंस होता तो आप लिख देते 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 4 होते तो प्लस 1 बाय R4 दिया, ठीक है। लेकिन अगर 2 हैं तो हम 2 में एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला और याद रखें। क्या फॉर्मूला है, यहां लिख रहा हूं आपके सामने। R इक्वलेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, एलसीएम वगैरह लेकर के, तो आप इसका फाइनल कंक्लूजन निकालोगे। R इक्वलेंट विल कम आउट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको ये ज्यादा याद रखना है, तो इस पर मैं बना रहा हूं 4 स्टार। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू, ठीक। 4 स्टार वाला याद रखना है। जो 2 स्टार वाला है वो तो 3, 4, 5 सबके लिए लागू होगा, लेकिन ये 4 स्टार वाला सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए लागू होगा। पर काम का यही है, ठीक है। चलिए बच्चों, इससे क्या है, आपके क्वेश्चन शॉर्टकट में निपट जाएंगे। सपोज करो मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पर है R, एक और रेजिस्टेंस है यहां पर R। जल्दी से बताओ इनका R इक्विवेलेंट कितना लिखूं। R इक्विवेलेंट सेम लिखूं। अब मैं इसको कर रहा हूं चैट को पब्लिक। हाँ R इक्विवेलेंट बताओ, कैपिटल R दोनों पैरेलल में लगा दे। तुम्हें जो फॉर्मूला मन कर रहा है यूज करो और मेरे को आंसर बताओ। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बाय 2R है ना, तो वो R भी तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जब आप कर रहे हो तो ये आएगा R स्क्वायर बाय 2R। ये R से R कैंसिल, तो फाइनल कितना आ रहा है, R बाय 2, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पर 3 लगा देता तो क्या कहानी बनती। 2 में R बाय 2, 3 में कितना हो जाएगा, R बाय 3। अगर 4 लगा दूंगा क्या कहानी बन जाएगी, R बाय 4। ये कहानी याद रखनी है। 2 में R बाय 2, 3 में R बाय 3, 4 में R बाय 4। ये व्हाट्सएप का मैसेज बेटा यहाँ मत डालिए। आलोक श्रृंगी, तुम्हारे पापा का नंबर है मेरे पास, बताऊं उनको। हाँ भाई, अगर मैं यहाँ पर, अब जो मैं आपसे फाइनल पूछना चाह रहा हूँ उसका आंसर करना। अगर बेटा मैं यहाँ पर सपोज करो एन रेजिस्टेंस लगा दूँ, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे, R बाय। और अब मैं यहाँ पर आपसे एक दो छोटी छोटी बातें और पूछता हूँ। करंट किसमें ज्यादा होगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, या nth वाले में। यार बड़ा था करंट, जो छोटा होगा उसमें ज्यादा होगा, पर यहाँ तो सर आपने सारे बराबर ले लिए है ना, तो सब में बराबर बराबर करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा, अगर मान लो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से I करंट आ रहा, तो बैटरी में वापस I ही जाएगा। इन रेजिस्टेंस में कितना कितना डिवाइड होगा, सब में I बाय N, ठीक है। अब एक दो छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखो आप। 3 और 6 का पैरेलल लेते हो ना, तो इसको डायरेक्ट याद रखना। 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12 और 6 का पैरेलल लेते हो ना, तो ये 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में टाइम बचाएंगी ये चीजें। और एक पते की बात पूछता हूँ, पैरेलल में दो इक्विवेलेंट, दो रेजिस्टेंस का जब आप इक्विवेलेंट निकालते हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दोनों से बड़ी आ रही है, दोनों के बीच में आ रही है, या दोनों से छोटी आ रही है, दोनों से छोटी। अगर 4 रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट की वैल्यू चारों से छोटी आएगी भाई। 5 है
तो पांचों से कि पांचों के पांचों से छोटी आएगी, मतलब जो सबसे छोटा है ना पूरे ग्रुप में उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। सो अगर मैं जैसे आपको दिखाऊं इसका लेकर के 3 और 6 का, क्या लिखोगे 3 into 6 upon 3 plus 6, so it will come out 18/9 कितना आ गया। सो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है बेटा वो सबसे छोटा ही आता है, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ऑलराइट, और बच्चों एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे वायर होते हैं ना, ये जो मैंने ये वाला वायर है, ये बैटरी से लेके रेजिस्टेंस के लैडर तक जा रहा है, ये कहलाया जाता है कंडक्टिंग वायर। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं। कंडक्टिंग वायर है, कनेक्शन वाला वायर, रेजिस्टेंस जहां होगा हम ऐसे बना देंगे, ऐसे ऊपर नीचे लाइन करेंगे। जहां पर ऐसे स्ट्रेट वायर बनाएंगे, प्लेन वायर बनाएंगे, उसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो बच्चों ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है, 0, ऑलमोस्ट 0 है, मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं बिकॉज इट इज कंडक्टिंग वायर रांची, ठीक है। कंडक्टिंग वायर है तो इसमें हर्डल्स नहीं है, रेजिस्टेंस का एक तरह से मतलब देखें तो आप हर्डल्स है, जो रास्ते में रुकावट है, बाधा है, वो रेजिस्टेंस कहना है। सो यहां पर अगर ये कंडक्टिंग वायर जहां पर लिया जाता है तो उसमें हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, ना के बराबर होते, ठीक है। सो बेटा वायर के शेप पर डिपेंड करता है नहीं करता, इस बारे में बात अपनी पिछली क्लास में हो चुकी है। R = ρl/a, एल और ए शेप को बता रहे हैं ना वहां पर अवनीश, तो वो करता है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर करंट जा रहा है आई, और मैं VA माइनस VB यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ आपसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, करंट I × R। लेकिन R तो हमने इसका क्या माना है, 0 माना है, तो अल्टीमेटली VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 0, यानी वी कैन से जो A का पोटेंशियल है वही B का पोटेंशियल है। और यही बात हमने पढ़ी है कि कंडक्टिंग वायर है तो उसमें हर पॉइंट का हम सेम पोटेंशियल मान सकते हैं। कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, ना के बराबर। रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। R इक्विवेलेंट लिखा हुआ है आपके सामने, सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है, करंट भी लिखा हुआ है। चलो और कोई डाउट इसमें, इज देयर एनी मोर डाउट, क्वेश्चंस करें अब। करंट बैटरी से जो निकल गया बच्चे वो तो वापस लौट करके उतना ही है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें हैं, जो बातें मैंने आपको बोली वो सारी बातें यहाँ प्रिंटेड है, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू, आई मीन सब देख चुके हैं अपन। यहाँ पर 2 की जगह 3 लगा दिए, और अपन ने एक जो चीज और देखी है क्या है, वो वोल्टेज डिवीजन रूल आ जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, करंट डिवीजन रूल भी आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल विच अज्यूम टू बी 0 due to very low resistivity of copper। अच्छा, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया? उसमें पढ़े तुमने सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अच्छे से पढ़ना उसको, डैनियल सेल, वो सारे के सारे सेल, ठीक है। सो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, और ये दुनिया भर की बातें जो अपन कर चुके हैं। चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चन ये करें उससे पहले कुछ अपन बेसिक क्वेश्चन करते हैं ना। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मैं एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको ही करने हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, पेन पेपर लेकर के एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है। अभी अपने पास 10 मिनट का टाइम, मैं चाहता हूँ इस 10 मिनट में हम कम से कम भी 6-7 क्वेश्चन करें, ठीक है। करें क्वेश्चंस?
चैट को मैं कर रहा हूं पब्लिक। अब आपका कमेंट में सिर्फ आंसर आएगा बच्चे, अब कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, अब कमेंट में सिर्फ आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है, वी आर हैविंग अ 2 ohm रेजिस्टेंस हियर, 3 ohm रेजिस्टेंस हियर एंड 1 बैटरी हियर। इस बैटरी का वोल्टेज आपको दिया गया है 10 वोल्ट। अब इसमें 2-3 बातें आपको बतानी है, तैयार रहो भाई। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं, हलवा है। उसके बाद सेकंड करंट आई की वैल्यू, उसके बाद थर्ड वोल्टेज अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टेंस। ये 3 वैल्यूज हमें निकालनी है। आपको टाइम दे रहा हूं पूरा करने के लिए 1 मिनट। 1 मिनट में तीनों पार्ट हो जाने चाहिए। आर इक्विवेलेंट तो क्या सोचना, आर इक्विवेलेंट तो हमने निकाल ही लिया। आर इक्विवेलेंट 2 और 3 को ऐड करके कितना आ जाएगा, 5 ohm आ जाएगा। करंट की वैल्यू बताओ भाई, बैटरी का ये वाला करंट कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका V बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना है आपका 10 और आर इक्विवेलेंट कितना है 5, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 एम्पियर आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोल्टेज अक्रॉस 2 ohm। अब वोल्टेज अक्रॉस 2 ohm को निकालने के दो तरीके। पहला तरीका, हम लगा दे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो भाई इसका वोल्टेज मैंने मान लिया V1 और इसका वोल्टेज मैंने मान लिया V2। अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग V1 इज इक्वल टू R1 यानी 2/2 + 3 इंटू टोटल वोल्टेज 10। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, ये 20/5 यानी कितना आ जाएगा, ये 4 वोल्ट आ जाएगा। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 कुछ नहीं है, आपने करंट निकाल लिया। करंट कितना आया, करंट कितना आया सेकंड पार्ट में निकाल लिया 2 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 का कितना आ गया 4। दोनों मेथड से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। पर मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे दिमाग में आर इक्विवेलेंट से पहले वोल्टेज डिवीजन रूल आना चाहिए। पीछे से आवाज आनी चाहिए कि वोल्टेज डिवीजन रूल चेक करो, पहले वोल्टेज वगैरह निकालो। आर इक्विवेलेंट तो कोई भी निकाल लेगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सर्किट का एग्जांपल लिया है बच्चों, ठीक है। तीनों पार्ट सबके सही होने चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार से, जहां पर हमें दिया गया एक रेजिस्टेंस जो कि 1 ohm का है और एक रेजिस्टेंस यहां पर जो कि 2 ohm का है। बेटा इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया गया, ये पैरेलल भी लगे हुए हैं ना, घबराना नहीं। और इधर करंट जा रहा है 6 एम्पियर का। 2-3 बेसिक बातें। सबसे पहली बात समझ गए तुम, आर इक्विवेलेंट निकालना है। उसके बाद दूसरी बात आपको निकालना है इसमें करंट आई इन 1 ohm। उसके बाद तीसरी बात वोल्टेज इन 2 ohm। लगाओ दिमाग अपना और करो इन तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स को। आर इक्विवेलेंट में क्या है यार, आर इक्विवेलेंट तो हलवा है। तो आर इक्विवेलेंट जल्दी से बताओ भाई, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 × 2/1 + 2 यानी कितना आ गया, ये 2/3 ohm। किसी का आर इक्विवेलेंट गलत तो नहीं आया, हाँ ठीक है। बेटा अब हमें बताना है करंट इन 1 ohm। तो करंट इन 1 ohm को कैसे निकालें। सो इस करंट को आप मान लो I1 और इधर वाले करंट को आप मान लो I2। तो अगर मैं बात कर रहा हूं I1 की, तो बच्चों I1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, R2/R1 + R2 इंटू टोटल आने वाला करंट यानी 6। सो इसको अब यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन को और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सो R2 का वैल्यू आया 2/1 + 2 × 6। कितना आ गया भैया, 6 को 12, 12/3 कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। आ गया सबका। अच्छा, बिना पेन चलाए आंसर करना। I2 की वैल्यू कितनी है, कैसे, टोटल से देख लो, टोटल कितना आ रहा है 6, ऊपर कितना गया 4, तो नीचे कितना बच गया 2, ठीक है। अब जरा हम इसको भी निकाल लेते हैं यार, इसने क्या बिगाड़ा।
तो वोल्टेज इन 2 ओम इज इक्वल टू I2 इंटू 2। I2 को क्या लिख सकते हो आप, 6 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा भाई, 2 इंटू 2, 2 जा 4 वोल्ट। क्या ये सबका सही आ रहा है? यही आएगा। अच्छा एक और चीज सुनो, अगर 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 आप ऊपर वाले का वोल्टेज निकाल लेते, ऊपर वाले का वोल्टेज, तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऊपर वाले का वोल्टेज कितना आ जाता, I1 इंटू 1, I1 इंटू 1 कितना आएगा, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4। अगर ऊपर वाले का 4 आ गया तो क्या मैं आंख बंद करके ये भी बोल दूंगा कि नीचे वाले का भी 4 आ जाएगा? नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझ में आ रहा है? अरे यही तो खेल खेलना है हमें इस पूरे चैप्टर में। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, जो अच्छा लग रहा है उसको पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। सो आप चाहो तो यहां से देख लो, 1 इंटू 4, 4 वोल्ट आ जाएगा। चाहो तो यहां से भी देख लो, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो अभी लास्ट सवाल और जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद हमारे जो प्रिंटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। सो एक क्वेश्चन और, हाँ जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है ये। अब इसको भी देखो फटाफट से करना है, चैट प्राइवेट कर दें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है भाई, चैट कर दी प्राइवेट। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग। ये 8 ओम और बच्चों यहाँ पर है 3 ओम, दिस इज 3 ओम, और यहाँ पर है 6 ओम। तो यार मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ ताकि हर बच्चे की ग्रिप बन जाए। एक बार ग्रिप बन गई ना तो आप अच्छे क्वेश्चन से लोहा मोल ले सकते हो। ये तो अपन अभी हलवा खा रहे हैं, है ना, आगे चल के अपन करेला खाएंगे, करेले का जूस भी पियेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अरे रुक तो जाओ, पहले ही आंसर करने लग गए तुम लोग। फर्स्ट पार्ट आर इक्विवेलेंट निकालना है, वो तो हर कोई निकाल देगा, और तुम्हें ना यही आसानी के लिए सबसे पहले आसान पार्ट दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट आई निकालना है, ये भी आसान है। थर्ड पार्ट आपको बताना है करंट इन 3 ओम, यानी इसको एक काम करते हैं, इसको I1 बोलिए। सो इस 3 ओम की जगह मैं यहाँ पर सीधा I1 लिख देता हूँ। फोर्थ पार्ट हमें निकालना है पहले को 2 क्यों बोल रहे हैं यार, ये तो सेम ही तो है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ वोल्टेज इन 6 ओम। ये नहीं कैलकुलेट, जल्दी से करो बच्चों, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चारों पार्ट के आंसर आने चाहिए, चारों के चारों। आई 200 एम्पियर आ रहा है, इतना खतरनाक। सबसे पहले बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट में कुछ सोचना नहीं है, अभी बताया था यार, 6 और 3 का पैरेलल में 2 हो जाएगा, 2 के साथ 8 10, आर इक्विवेलेंट 10 ओम आ जाएगा। 8 प्लस 2 सीधा 10 लिख देता हूँ। बात करें करंट आई की, तो करंट आई बैटरी का करंट है, ये कितना हो जाएगा 20/10, यानी कितना हो गया, 2 एम्पियर। सही है, फर्स्ट और सेकंड तो आगे हैं। अब बात करते हैं I1 की। तो बच्चों देखो यहाँ तक आई करंट आया है, अब आई करंट का बंटवारा I1 और I2 में हो रहा है, तो I1 की वैल्यू लिखेंगे। तो I1 की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा ना, तो I1 को लिखूंगा मैं ऊपर R2 यानी 6, और इधर नीचे 3 + 6 इंटू टोटल करंट आने वाला I, यानी कितना है I2। ये आपका I1 आया था आप लोगों का, पक्का, कसम से। I1 में कई बच्चे अटक गए। मैंने क्या बोला बच्चों, सीरीज पैरेलल दिखते ही ना तुम आर इक्विवेलेंट निकालने से पहले दिमाग में वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल लेके आओ भाई, तभी काम चलेगा, तभी इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे नीट में। तो इस तरह से आपको I1 निकालना। तो I1 देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आएगा 12/9 करके कुछ आ रहा है यार, कितना आ रहा है ये 6
बाय 9 इंटू 2, तो 12 बाय 9, 4 बाय 3 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज वोल्टेज इन 6 ओम, तो यार एक काम करता हूँ, वोल्टेज इन 6 ओम की जगह वोल्टेज इन 3 ओम निकालूंगा मैं, तो मेरे को इसमें ज्यादा मजा आएगा। वोल्टेज इन 3 ओम कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 4 बाय 3, यानी कितना आ जाएगा ये? 4 वोल्ट आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। अब एक सवाल जो आप ओरली आंसर करें विदाउट पेन। आर इक्वलेंट नहीं समझ में आया जाने? हाँ बेटा, 3 और 6 पैरेलल में है, 3 और 6 पैरेलल में कितना हो गया? 2, 2 और 8 सीरीज में है, कितना हो गया? 10। क्या नहीं समझ में आया? हाँ, सीरीज प्लस पैरेलल दोनों चीज। और किसी को डाउट है आर इक्वलेंट निकालने में? चलो बच्चों, अब जरा मैं ना आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मैंने सारी चीजें निकाल ली इसमें। जो 3 ओम का वोल्टेज है ना, वही 6 ओम का वोल्टेज। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, अगर 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 आपसे इसका वोल्टेज पूछ लूं कि भैया 8 ओम का वोल्टेज बता दो तुमको, क्या आंसर करोगे? 8 ओम का क्या आंसर करोगे? और कैसे करोगे? बेटा ये कौन है जो स्पैमिंग कर रहा है? जीत पटेल, तुम्हारे भी पापा का नंबर है मेरे पास, इसलिए स्पैमिंग मत करना भाई यहाँ पे। हाँ, तो देखो आप इसका वोल्टेज इन 8 ओम निकालने के लिए ना दो रास्ते अपना सकते हो। या तो टोटल 20 वोल्टेज है और इस तरफ कितना आ गया? 4 आ गया, तो 20 माइनस 4 कर दो, सीधा 16 वोल्ट आ गया। या आप 8 ओम का वोल्टेज इस तरह से भी निकाल सकते हो, I इंटू आर करके। I आपने निकाल ही लिया है 2, और R कितना है? 8, इससे भी 16 वोल्ट आ गया। तो मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ हर चीज, बार बार इतने बेसिक से नहीं बताऊंगा। फोर कहां से आया? कौन सा 4? ये वाला 4 हो। I इंटू आर कर दो ना। I1 कितना है आपके पास? 4/3, और R कितना है आपके पास? 3। So this is I1 and this is R1। चलो बच्चों, अब एक सवाल और कर लेते हैं, ना प्रिंटेड सवाल। बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद की कहानी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तो सिर्फ 2 मिनट है ना। हमें बताना है R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। दिस इज अवर टारगेट। सो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अब इसमें सीरीज वाले भी रेजिस्टेंस लग रहे हैं और कुछ पैरेलल वाले भी लग रहे हैं, ठीक है। सो सीरीज पैरेलल वाले रेजिस्टेंस हमें चेक कर रहे हैं, लेकिन मैटर करता है कि कौन से पॉइंट्स के अबाउट आप चेक कर रहे हो। अब एक सिंपल सी एक लाइन की सरल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से दिमाग में सेट करना। जिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना, उन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी मान लेंगे। तो अगर मेरे को AB के अबाउट R इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं AB के अबाउट एक इमेजिनरी बैटरी मान लूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। ऐसा हम कर लेंगे जब भी हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट नजर आए ना, जिसमें हम इजीली सीरीज पैरेलल नहीं सोच पा रहे, वहां हम एक बैटरी मान लेंगे और जिन पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे AB के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैंने AB से एक इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब मेरे को आगे की कहानी बहुत इजीली नजर आ सकती है। अब मैं इसमें कोई भी गलती नहीं करूंगा। अब मैं एक और चीज आपको बोलने जा रहा हूं, वो चीज को भी दिमाग में सेट करो। ये दोनों बातें मैं लिखवा नहीं रहा हूं, इनको दिमाग में याद करनी है। पहली बात, जिन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है, उनके अबाउट एक इमेजिनरी बैटरी मान लेंगे। दूसरी बात सुनो, जो रेजिस्टेंस एक ही वायर पे जुड़े हुए, जैसे ये एक ही वायर से जुड़े हुए, इन रेजिस्टेंस को हम किस में लेंगे? सीरीज में कंसीडर करेंगे। मैं ध्यान रखना, इन दोनों को सीरीज में नहीं लूंगा, गड़बड़ हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। बिकॉज AB के अबाउट ही निकालना है और आपकी बैटरी AB के अबाउट ही अटैच्ड है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस अब ये एक ही वायर पे नहीं आ रही है, बीच में बैटरी का वायर जा रहा है। हालांकि माना इमेजिनरी है,
पर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट निकालना है, इसलिए इन दोनों को हम सीरीज में नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, तो हमें जो सीधी सीधी तरह एक ही तार से जुड़े हुए रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो ये वाले दिख रहे हैं, ऊपर वाले। अब जरा इसको हम देखते हैं, तो ये R और R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। उस 2R के साथ ये वाला R किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। यानी ये यहां तक कितना बन जाएगा, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। ठीक है, सो जब हम इसको करेंगे तो ये कहानी बनेगी, ये 2R और R पैरेलल में कितना हो गया, 2R/3। सो 2R/3, अब आप इसको नया बना दो, इसको मर्ज करके 2R/3 बना दो, तो ए बी के बीच में R एज इट इज है, ये वाला R एज इट इज है, इन दोनों को मर्ज करके कितना है, 2R/3। अब ये 2R/3 बेटा इस वाले R के साथ अटैच होकर के सीरीज में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 5R/3। नाउ बैटरी किसके बीच में हमने अटैच मानी थी, ए बी के बीच में, क्योंकि इक्विवेलेंट भी ए बी के बीच में निकालना है। अब इस 2R/3 5R/3 का, ये 2R/3 आका 5R/3 आ गया। नाउ दिस 5R/3 इज कमिंग पैरेलल विद दिस R। अब ये दोनों आपके पैरेलल में आ गए, तो आपको इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, 5R/3। दिस विल बी योर आंसर। एक क्वेश्चन ये, इसको आप घर पे ट्राई करना, इसमें भी देखना, एक इमेजिनरी बैटरी अपन को लगानी है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में आपको चेक करना है। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसमें इसका मतलब होता है नो कनेक्शन, मतलब ये जुड़े हुए नहीं है, ऊपर से जा रहा है, जैसे राजशेखर के ऊपर से जा रहा है, बार बार डाउट लिख रहा है राजशेखर, ये जुड़ा हुआ नहीं बच्चों, ये ऊपर से जा रहा है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, और अगली क्लास में फिर अपन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस। सो अब आज के क्वेश्चन जो भी दे रहा है ये बिल्कुल कर लेना, और मैं भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी यहाँ लिखने वाला हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, डेली का डेली ठिकाने लगा रहा है, किरचॉफ लॉ 2-3 लेक्चर बाद स्टार्ट हुआ है ना। मिलते हैं फिर कल आपकी क्लास होगी शाम को, है ना। 3 2 5 6। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।